और आइए आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली के लाल किले के सामने I-20 कार में 10 नवंबर को हुए धमाके में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। ये एक आत्मघाती हमला था। एनआईए ने आत्मघाती हमलावर उमर नबी के करीबी आमिर राशिद अली को गिरफ्तार कर लिया है, जो कश्मीर का रहने वाला है। अब यह साफ हो गया है कि कार चला रहा उमर उल नबी एक सुसाइड बॉम्बर था। दस नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुआ धमाका एक सुसाइड अटैक था। सुरक्षा एजेंसियों ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की है। I-20 कार चला रहा डॉक्टर उमर उल नबी एक आत्मघाती हमलावर यानी सुसाइड बॉम्बर था। इस मामले में एनआईए को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए ने आत्मघाती हमलावर उमर उल नबी के करीबी आमिर राशिद अली को गिरफ्तार कर लिया है। आमिर राशिद अली कश्मीर का रहने वाला है। आतंकी आमिर राशिद अली को रविवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने उसे 10 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आमिर किसके कहने पे आपने ये अटैक किया है? आमिर किसके कहने पे ये अटैक किया आपने? आमिर किसके कहने पे ये अटैक किया आपने? आमिर किसके कहने पे अटैक किया? आमिर किसके कहने पे अटैक किया? अरे छोड़ो ना। हमले में इस्तेमाल I-20 कार आमिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। ऐसा बताया जा रहा है कि आमिर ने उमर के साथ मिलकर ही इस आतंकी साजिश को अंजाम दिया था। आखिर उमर का ये कश्मीरी दोस्त कौन है और धमाके के बाद कहां गायब हो गया था, आपको बताते हैं आमिर राशिद अली की पूरी कुंडली। गिरफ्तार आरोपी आमिर राशिद अली जम्मू कश्मीर के पंपोर का रहने वाला है। सबसे खास बात यह है कि जिस कार में आईडी लगाकर धमाका किया गया था वो कार आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। एनआईए ने दिल्ली में छापा मारकर आमिर को पकड़ा। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस से अपने हाथ में लेने के बाद एजेंसी लगातार इस आरोपी की तलाश कर रही थी। आमिर राशिद के परिवार ने बताया कि वो प्लम्बर का काम करता है और उसके भाई को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम उमर है। आमिर का भाई उमर इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। परिवार का कहना है कि आमिर राशिद अली कभी दिल्ली गया ही नहीं, सिर्फ कार इनकी है और उसका भी रजिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर का है। इनके पिता की मौत कुछ साल पहले ही हुई थी। एनआईए को जांच में पता चला है कि इस पूरी साजिश को आमिर राशिद अली ने कथित आत्मघाती हमलावर उमर उल नबी के साथ मिलकर अंजाम दिया। आमिर राशिद अली की भाभी कुलसुम जान ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि वो कभी दिल्ली नहीं गया, वो प्लम्बर का काम करता है। मुझे पता ही नहीं था, हम क्या कहेंगे। आमिर घर से कब गया था, क्या बोलकर गया था? आमिर को 10 नवंबर को उन्होंने अरेस्ट किया है। अच्छा। बस उसके बाद हमें कुछ नहीं पता है। नहीं, यहाँ से आमिर कब गया था? जब पहले गया था यहाँ से दिल्ली के लिए तो क्या बोलकर गया था? कब वो गया ही नहीं तो हम क्या बोलेंगे। अच्छा। जब वो गया ही नहीं तो लेकिन गाड़ी तो उसने खरीदी थी और उसमें उसका फोटो भी है वहाँ गाड़ी के साथ में। वो हम नहीं जानते हैं कैसे है, कहाँ है, तो हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता है। अच्छा। आमिर करता क्या है बेसिकली? प्लम्बर का काम है। और ये डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में कैसे आया, कुछ जानकारी आपको? हम जानते ही नहीं है उनको। तो कभी यहाँ पर वो लोग आए थे? कभी नहीं। हमें परसों फोन पे देखा उनको। हम उनको जानते नहीं है। आमिर के परिवार ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो फोन पर किससे बात करता था। उसने जो किया वो बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लाल किले पर हुआ है, आपको क्या लगता है कि जो जिसपे उसका नाम आ रहा है, इस घटना को लेकर इतने लोग मारे गए, क्या कहना है आपका इसको लेकर? हम क्या कह सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस इतना कह सकते हैं। हमें और कुछ जब पता ही नहीं है कैसे हुआ क्या हुआ, हम अपने घर में हैं। कभी आमिर किसी से फोन पर बात करता हो जब घर पे था? फोन पे तो वो सबके साथ बात करेगा, अपने नेबर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। अब क्या कभी कोई आपको एक्टिविटी लगी आपको? कोई कभी नहीं, कभी भी नहीं लगा। वो बहुत गलत है, जिसने भी किया कैसे किया वो गलत है। कोई पुलिस आपके यहाँ आई थी पूछताछ करने के लिए? एनआईए वाले कभी पूछताछ करने आए? परसों आए, उन्होंने पूछताछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमें वो उमर जो है ना उसका बड़ा भाई, वो परसों थाने वालों ने छोड़ दिया।
फिर उसी दिन दूसरे दिन शाम को एनआई वाले आए। फिर उन्होंने बोला उसको कल सुबह 8 बजे अटेंड होना वहाँ पे। सुसाइड बॉम्बर उमर उन नबी पुलवामा का निवासी था और हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर था। परिवार कह रहा है कि आमिर कभी दिल्ली नहीं गया, लेकिन एनआईए के मुताबिक उमर का सहयोगी आमिर विशेष रूप से दिल्ली आया था ताकि धमाके के लिए कार खरीदी जा सके। यही कार बाद में व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस में बदल दी गई। आमिर राशिद अली के साथ साथ उसका परिवार भी जांच के दायरे में है। जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए ने आमिर के भाई उमर राशिद को भी डिटेन किया हुआ है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस पता लगा रही है कि आखिर ये लोग जैशे मोहम्मद के मॉड्यूल के संपर्क में कैसे आए। फॉरेंसिक जांच से ये भी पुष्टि हुई कि कार चलाने वाला मृत ड्राइवर उमर उन नबी ही था। एनआईए ने उमर उन नबी की एक और कार भी जब्त की है। फिलहाल इस वाहन की गहन जांच चल रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसे इस साजिश में कैसे और कितना इस्तेमाल किया गया था। एजेंसी अब तक 73 गवाहों और घायलों के बयान दर्ज कर चुकी है। कई तकनीकी और डिजिटल सबूत भी मिले हैं जिनका विश्लेषण किया जा रहा है। सवाल कई हैं कि क्या ये साजिश सिर्फ इन्हीं 32 आतंकियों ने रची थी या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मॉड्यूल था। क्या और भी लोग थे जो इस धमाके के पीछे थे। उमर मोहम्मद डॉक्टरों के एक ऐसे उग्र समूह का सदस्य था जो मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो क्या इस साजिश में और भी लोग शामिल हैं? फिलहाल जांच एजेंसी इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने में लगी हुई है। जिन आतंकियों को पकड़ा गया है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे टेलीग्राम चैनल से। अब ये टेलीग्राम चैनल एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। इतना ही नहीं, ये कोड वर्ड में बातचीत करते थे। इसका अंदाजा आप लगा लीजिए कि जो डॉक्टर शाहीन है, जिसके 3 पासपोर्ट मिले हैं, जिसके 7 अकाउंट मिले हैं अलग अलग बैंकों में, लखनऊ और कानपुर में, यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को घुमाने के लिए ये तरह तरह के काम करते थे। एनआईए इस जांच में दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। जांच टीम अब बड़े नेटवर्क को पकड़ने, फंडिंग के सोर्स का पता लगाने और मास्टरमाइंड्स की पहचान करने पर फोकस कर रही है। एजेंसी कई लीड्स पर काम कर रही है और जांच जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा और यूपी तक चल रही है। माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे बड़ी आतंकी साजिश है जिसे एनआईए जल्द पूरी तरह उजागर कर सकती है। आमिर राशिद अली की गिरफ्तारी इस मामले में अब तक की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि इस पूरे मॉड्यूल और नेटवर्क की दिशा साफ हो रही है। मुकेश सिंह सेंगर के साथ एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब आपको कुछ और जानकारी इस खबर से जुड़ी हम बता दें। जैश के आतंकी उमर मोहम्मद पर बड़ा खुलासा हुआ है। बहुत बड़ा खुलासा इसे माना जा रहा है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों के पुख्ता सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि जैश का आतंकी उमर मोहम्मद एक शू बॉम्बर हो सकता है। दिल्ली धमाके से जुड़े एनडीटीवी एक्सक्लूसिव आपको ये जानकारी बता रहा है। जूते में मेटल जैसा कुछ मिला है जिसके आधार पर अब इसे और आगे जांच के लिए भेजा गया है और शू बॉम्बर उमर मोहम्मद हो सकता है, वो इसी से सामने आ रहा है। जूते में लगे इस मेटल से शायद ब्लास्ट किया गया हो, ये भी एक स्पेकुलेशन है। टायर और जूते से टीएटीपी के निशान मिले हैं। ये निशान भी अहम सुराग का काम कर रहे हैं। भारी मात्रा में टीएटीपी इकट्ठा कर रखा था और बड़े धमाके की प्लानिंग के लिए ही इसे रखा गया था। इसके इस्तेमाल को लेकर प्लान बनाया गया था। अमोनियम नाइट्रेट के साथ टीएटीपी का भी इस्तेमाल किया गया और ये दोनों रसायन मिलकर एक बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है। साजिश के लिए 20 लाख रुपए डॉक्टर शाहीन के जरिए मॉड्यूल को दिए गए थे और कार में पीछे की सीट के नीचे विस्फोटक होने के भी सबूत मिले हैं। तो इस धमाके में लगातार जांच हो रही है और एनडीटीवी को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। जो एनआईए है और दिल्ली पुलिस है इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है और हमें टॉप सोर्सेज से जानकारी मिली है कि जो आतंकी उमर मोहम्मद था, जो i20 कार को चला रहा था, वो शू बॉम्बर हो सकता है, क्योंकि जो i20 गाड़ी है, गाड़ी की ड्राइविंग सीट के नीचे से पुलिस ने एक जूता बरामद किया है। इस जूते में
कुछ मेटल है और उसके अलावा TATP जो विस्फोटक होता है वो भी वहां पर पाया गया है। तो इससे ये साफ है, लगता है कि आतंकी शू बम्बर हो सकता है। शू बम्बर बेसिकली होता यह है कि जो जूता होता है उसमें एक बेल्ट लगानी होती है और बेल्ट के साथ कुछ विस्फोटक वहां पर होते हैं और पूरे बॉम्ब का जो कंट्रोल होता है, जो रिमोट कंट्रोल होता है वो जूते के अंदर होता है। जैसे ही जूते को आप दबाएंगे तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। तो अभी तक की जांच के हिसाब से ऐसा लगता है कि जो उमर मोहम्मद है वो शू बम्बर हो सकता है और इसको लेकर लगातार जांच चल रही है। वहीं जांच में ये बात भी सामने आई है कि गाड़ी के अंदर TATP जो विस्फोटक था उसके सैंपल्स भी मिले हैं और जांच में ये मालूम चला है कि आतंकियों ने TATP बड़ी मात्रा में स्टोर करके रखा हुआ था जैशे मोहम्मद के मॉड्यूल ने। जी, दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक खास किस्म के केमिकल अमोनियम नाइट्रेट की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसका इस्तेमाल आतंकियों ने अपने घातक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये खतरनाक केमिकल क्या है और इसका गलत इस्तेमाल कितना नुकसान पहुंचा सकता है। सर, अमोनियम नाइट्रेट क्या कंपाउंड है, कैसे दिखता है वो और कितना ज्वलनशील पदार्थ है? अमोनियम नाइट्रेट जैसा कि पकड़ा गया अभी यहाँ 2900 किलोग्राम फरीदाबाद में। तो अमोनियम नाइट्रेट एक केमिकल कंपाउंड है जो वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट है, ये वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। अल्ट्रा प्योर फॉर्म में अगर ये होगा तो ये कलरलेस होगा, इसका कोई कलर नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट होगा दिखेगा आपको। लेकिन यहाँ पे क्योंकि लेबोरेटरी सप्लाई है तो बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है, तो यहाँ पे ये वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल है। अमोनियम नाइट्रेट के बारे में जैसा हम जानते हैं कि ये हाईली एक्सप्लोसिव कैटेगरी में आता है, सेकेंडरी एक्सप्लोसिव की कैटेगरी में आता है और ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन इसको अकेले इटसेल्फ ये खुद से ब्लास्ट नहीं कर सकता है। अगर हम कहें कि अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ है और उसमें हल्की सी चिंगारी लगा दें तो ब्लास्ट करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसको ब्लास्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जरूरत पड़ती है। अराउंड 180 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमें ज़रूरत पड़ेगा इसको बढ़ाने के लिए। साथ में अमोनियम नाइट्रेट के साथ हमें कुछ और कॉम्बिनेशन हमें लगाने होंगे, जैसे कि फ्यूल ऑयल है, जैसे ANFO में यूज़ होता है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, जहाँ पे हम डीजल ऑयल को मिक्स करते हैं इसके साथ, तभी एक्सप्लोसिव मटेरियल बनता है। डॉक्टर प्रशांत, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया मिक्स करेंगे जिससे अमोनियम नाइट्रेट का जो हम प्राइमरी फॉर्म है वो बनाएंगे। तो पहले हम इसमें अमोनिया ऐड करेंगे, थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया। वी हैव टेकन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया हमने डाला है इसमें, और उसके बाद हमने जो नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है, इसे भी बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि काफ़ी ज्वलनशील है और अगर ये कपड़े वगैरह के ऊपर या स्किन के ऊपर आएगा तो आपको कॉरोजन करेगा। आप देख सकते हैं कि अभी भी इसमें से कैसे धुआं निकलना शुरू हो गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, बहुत ही केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और हीट भी प्रोड्यूस करता है। अगर आप देखेंगे तो हीट भी हो गया है। आप दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को तो कि किस तरह से नाइट्रिक एसिड और अमोनिया को हम मिक्स करते हैं तो इस तरह की रिएक्शन होती है। और लेकिन ये अभी कंप्लीट बना नहीं है। इसको हमें कंप्लीट बनाने के लिए हमें इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनाना पड़ता है। तो रिएक्शन कुछ हो रही है, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, व्हाइट वेपर्स प्रोड्यूस हो रही है, हीट जनरेट हो रही है। इसको फाइल कंप्लीट करने के लिए लेबोरेटरी या फिर इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको इवेपोरेट किया जाता है। इसमें हमें जांच में निकलकर सामने आ रहा है, जो हमें पता चल रहा है ये कि इसमें TAPT का इस्तेमाल किया गया था। ये क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में बताइए कि इसका इस्तेमाल अमोनियम नाइट्रेट के साथ क्यों किया गया होगा। TATP भी काफ़ी एक्सप्लोसिव मटेरियल है, काफ़ी खतरनाक एक्सप्लोसिव मटेरियल है और जनरली इसका जो फुल फॉर्म होता है ट्राई पेरोक्साइड होता है और इसको भी बड़ी आसानी से लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है। लेकिन TATP और जो ANFO उसमें डिफरेंस ये है कि ये काफ़ी रिएक्टिव होता है और इसकी जो पोटेंसी अगर हम कंपेयर करें TNT के साथ तो ये 80% इसकी पोटेंसी होती है। तो TATP भी हाईली रिएक्टिव है, हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है और इसको एज ए इनिशिएटर और एज ए डेटोनेटर यूज किया जा सकता है विद अमोनियम नाइट्रेट। TATP की जो बेसिक चीज है, इनिशिएटर जो डेटोनेटर कह रहे हैं, वो कैसे बनता है? दो केमिकल रखे हुए हैं सर, इसके बारे में बताइए। TATP को जनरली बनाया जाता है एसीटोन के मिक्सचर से। एसीटोन है जो जनरली हम नॉर्मली यूज़ भी करते हैं, डेली लाइफ में भी यूज़ होता है ये। और दूसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये दोनों ही जो केमिकल कंपाउंड है ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और जब इनको राइट क्वांटिटी में मिलाया जाएगा तो ये कंपाउंड बनाते हैं TATP। लेकिन TATP ऐसा नहीं बनाते हैं क्योंकि TATP की जो रिएक्शन होती है दैट रिक्वायर द कैटलिस्ट। इसको हम सर मिक्स करके दिखाएं कि कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन बहुत ज्यादा ये रिएक्शन आपको नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे हम कोई कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे हैं। कैटलिस्ट हम इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि कैटलिस्ट यदि यूज करता है तो ये एक्सप्लोड होने की संभावना रहती है। जैसे कि डॉक्टर प्रशांत ने बताया कि ये काफी ज्वलनशील पदार्थ है, हाईली अनस्टेबल, हाईली एक्सप्लोजिव है,
इसलिए इसे हम छोटी मात्रा में लेंगे, एसीटोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन को। तो इसमें मैं थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स एसीटोन लेता हूँ रिएक्शन आपको दिखाने के लिए। यहाँ आप देखेंगे जैसे उधर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई थी अमोनियम नाइट्रेट की, यहाँ पर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी, या इजीली ये मिक्स हो गए हैं, कोई रिएक्शन नहीं दिख रही है, क्योंकि इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए और स्पीड करने के लिए जो कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है वो हम यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं लेबोरेटरी में। ये जो मिश्रण अभी बना है टीएटीपी का, ये बताइए सर, ये तो हालांकि बहुत प्राइमरी फॉर्म है, इसको यदि हम अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिक्स करते हैं, जो हमने देखा सफेद पाउडर के फॉर्म में मौजूद है, तो क्या होगा? तो अभी उतना रिएक्शन नहीं होगा जब तक ये कंप्लीट टीएटीपी, क्योंकि कंप्लीट टीएटीपी कंपाउंड अभी नहीं बना है। कंप्लीट टीएटीपी कंपाउंड बनाने के लिए हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। जब ये कंपाउंड पूरी तरह बन जाएगा तब इसको अगर हम एज ए इनिशिएटर उसके साथ यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली जो ब्लास्ट हुआ है वो हो सकता है इसी की वजह से हुआ अमोनियम नाइट्रेट के साथ। 2900 किलो का जो बरामद किया गया, उसको यदि अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता तो कितना बड़ा रिएक्शन होता, क्योंकि दर्शकों हमने देखा एक छोटे से बीकर में, एक छोटे से टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन किस तरह से हुआ, इतनी बड़ी सामग्री इस्तेमाल होती तो क्या होता? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है और बहुत एक छोटे शहर को ये पूरा डिस्ट्रक्शन करने के लिए, तबाही करने के लिए काफ़ी था इतने बड़े अमाउंट में। अगर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके यूज़ किया था तो भी एक बहुत बड़ा एरिया को ये कवर कर सकता था।